एग्जांपल दी मैंने शुरू के अंदर, वो सारी रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस थी, यस और नो? बताइए आप मुझे कि रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस का मतलब क्या है? क्या IAS 23 आप तमाम बोरिंग कॉस्ट को क्या कर रहे थे? एक्सपेंस के तौर पर चार्ज कर रहे थे। अब बेंचमार्क ट्रीटमेंट क्या बन गया? क्वालिफाइंग एसेट पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, ठीक है जी। लीफ ऑब्सलीट हो गया, आपको स्विच करना है एफ को और फीफो पर। IAS 17 के बाद आपको ऑपरेटिंग लीज को भी क्या मानना है? ऑन बैलेंस शीट लीज मानना है, ठीक है। नंबर 2 क्या है? चेंज विल प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जैसे वही जो भी मैंने एग्जांपल दी कि आप खुद से वॉलंटरीली क्या कर रहे हैं? उस चेंज को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप खुद चाहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। यानी आप खुद से उस चेंज को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो खुद से चेंज कैसे अप्लाई करेंगे? आप बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे, अब आप बिल्डिंग के लिए क्या फॉलो करना चाहते हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई होगी। मतलब अगर जितनी भी इन्वेंट्री है तो तमाम इन्वेंट्रीज किसी एक वैल्यूएशन मेथड से अप्लाई होंगी ना, चाहे फीफो या एफ को। इस तरह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई भी एक क्लास ऑफ पीपीई क्या होगी? किसी एक मॉडल पर होगी। मैंने आपको पहले भी कहा जनाब कि अगर फर्नीचर एंड फिक्सचर का क्या है? क्लास है, तो चेयर कॉस्ट मॉडल पर और टेबल फिर मतलब रिवॉल्यूशन मॉडल पे नहीं हो सकती। एक क्लास में तमाम एसेट किसी एक मॉडल को फॉलो करेंगे। हाँ, एक क्लास के मुकाबले में दूसरी क्लास अलग अलग मॉडल पे हो सकती है। बिल्डिंग रिवॉल्यूशन मॉडल पे हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल पे हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बहरहाल तो चेंज विल प्रोवाइड मोर रेलिवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन, कि भाई वो चेंज जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन। तो बिल्डिंग अगर आप कॉस्ट मॉडल पे चलाते हुए आ रहे हैं, आप देखते हैं अचानक से बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो आप चाहते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी है किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, कि हम इस बिल्डिंग को रिपोर्ट करें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करें। तो आपने डिसीजन लिया आज कि मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी स्विच करना चाहता हूँ किससे? कॉस्ट मॉडल से रिवॉल्यूशन मॉडल पर, ठीक है जी, हो गया यहाँ पर। उसके बाद मजीद हम बात करें, जो सेल वाले मैंने एग्जांपल दी, आपकी सेल की पॉलिसी क्या थी? डिस्पैच थी। लेकिन आप ऑनलाइन बिजनेस करते थे तो अक्सर आपको ये फेस करना पड़ता था कि जो सेल आपको हुई है वो लौट के आपके पास वापस आ रही। तो फिर इस केस में आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की। आपने बोला जब तक कस्टमर गुड्स एक्सेप्ट ना कर ले तब तक मैं उसको सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो गया। मतलब ये आपको ये स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। हाउ टू अप्लाई चेंज? तो पॉइंट नंबर 1, अगर चेंज कहाँ से आ रहा है? किसी IFRS की वजह से आ रहा है, किसी स्टैंडर्ड की वजह से आ रहा है, तो क्या कहता है? यूज ट्रांजिशनल प्रोविजन रिक्वायर्ड बाय। तो फिर जाइए उस स्टैंडर्ड को देखिए, वो स्टैंडर्ड आपको इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के बारे में क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अब इफ नो ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, अगर वो नया स्टैंडर्ड कोई गाइडलाइन प्रोवाइड ना करे तो फिर चेंज को अप्लाई करो रेट्रोस्पेक्टिवली। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पर आपके पास आपका करंट रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो 2020 है फॉर एग्जांपल, तो 2020 का कंपैरेटिव क्या बना? 19, और उसके साथ 18। अच्छा, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आता है या कोई मटेरियल एरर हम क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं। तो फिर हमारी IAS 1 के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट है कि हम कंपैरेटिव में 1 साल शो नहीं करते बल्कि 2 साल शो करते हैं। तो अब होगा क्या कि आपके पास अर्लीस्ट अवेलेबल बैलेंस कौन सा होगा? अगर हम 2020 हमारा करंट रिपोर्टिंग है तो हमारे पास SOFP का अर्लीस्ट अवेलेबल बैलेंस जो होगा वो 2018 होगा। तो हम ये देखेंगे जनाब कि हम इस चेंज को इम्प्लीमेंट करें 18 से, तो 18 रिवाइज होगा, 19 रिवाइज होगा। इसको बोलेंगे रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस बैलेंसेस। हमारे प्रीवियस बैलेंस क्या होंगे? रीस्टेट होंगे। मतलब क्या चेंज को हम आज से इम्प्लीमेंट करें 2020 से, या चेंज को हम अपने अर्लीस्ट अवेलेबल बैलेंस से इम्प्लीमेंट करें? तो यानी आपको पिछली तमाम वैल्यूज क्या करनी है? रिवाइज करनी है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस से कैपिटलाइज करने की पॉलिसी बना दे तो माजी में जितनी बोरिंग कॉस्ट आपने क्या की है? क्वालिफाइंग एसेट वाली एक्सपेंस बनाई है, तो माजी में जाके उसको रिवर्स करें और क्या करें? कैपिटलाइज करें। और अगर एसेट अवेलेबल फॉर तो डेप्रिशिएट भी करते हुए। कंसोलिडेशन वाला इफेक्ट नहीं आ गया कि एक एसेट को मैंने एक्विजिशन डेट पर कैपिटलाइज माना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पर रिपोर्टिंग तक पहुंचाते क्या कर दिया? बस ये काम तो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है।
अगर आप इसको सुन के परेशान होंगे तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं। तो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट माजी में जाके अप्लाई करें और आज तक लेकर आए रिपोर्टिंग तक, और प्रोस्पेक्टिव माजी को छोड़ें, जो भी इम्पैक्ट है वो आज से लें। जो माजी में हो गया वो हो गया, वो किस्सा है, माजी बन गया, पिछले गुना माफ है। आज से जो है उसको आज से क्या करें, इंप्लीमेंट करें। पिछली जितनी बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस बननी थी बन चुकी, आज की डेट पे जो क्वालिफाइंग एसेट से बिलोंग करने वाली बोरिंग कॉस्ट है उसको आज से कैपिटलाइज करना शुरू कर। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो अब डिफरेंट स्टैंडर्ड के साथ हम डिफरेंट बातें कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या, इफ इम्प्रैक्टिकल टू अप्लाई पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट देन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई टू द अर्लीस्ट पीरियड। मतलब यानी कि अगर आपका बैक डेट पे आप जाके अप्लाई करना डिफिकल्ट हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है 18 से भी पीछे, तो आप 18 से पीछे जाके उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कंपैरेटिव में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2018 है। तो फिर आपके पास जो अर्लीस्ट अवेलेबल बैलेंस होगा आप उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो मतलब हो सकता है कि एक चीज़ का इफेक्ट सिर्फ कंपैरेटिव में हो, उससे पिछले कंपैरेटिव में ना हो, लेकिन अगर उससे भी बैक डेट पे एक चीज़ क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है चेंज होने की वजह से, तो आप फिर उस केस में ज़्यादा अर्लीस्ट अवेलेबल बैलेंस को रीस्टेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हम मेजॉरिटी केसेस में ये देखते हैं कि अब सवाल आपका सिंपल है, मैं यहाँ तक इसको कंक्लूड करूँगा। सवाल क्या सिंपल, कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज समझ में आता है, ठीक है, समझ में आ गया। जब इस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है तो सवाल क्या उठता है, रेट्रोस्पेक्टिवली करना है या प्रोस्पेक्टिवली करना है। तो अपने आप सवाल करना है चेंज आ क्यों रहा है, स्टैंडर्ड की वजह से, तो जो स्टैंडर्ड बोलेगा मैं वही करूँगा। स्टैंडर्ड बोले रेट्रोस्पेक्टिवली भी करेंगे, स्टैंडर्ड बोले प्रोस्पेक्टिवली कर लेंगे। और स्टैंडर्ड बोले चॉइस है तुम्हारे पास, तुम्हारी मर्जी, जो दिल करे करो, तो फिर तुम्हारी मर्जी है प्रोस्पेक्टिव करो या, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या करोगे, प्रोस्पेक्टिव कर सकते हो ना, आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हो। आप बोलो जहाँ पर हमारी आसानी, लेकिन एग्जामिनर बोले चॉइस है और फिर बोले कंपनी ने चूज़ किया है रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, तो फिर आपको थोड़ा एग्जाम में जो होगा अच्छी बातें कहने को दिल करेगा एग्जामिनर को। बहरहाल तो बताने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तो हो गया यूज ट्रांजिशनल प्रोविजन, ठीक है जी। तो जैसे IFRS 16 उसकी ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या है कि जो ऑपरेटिंग लीजेस थी, जितने रेंट पे हुए वो तो एक्सपेंस बन गए, लेकिन अब जो रिमेनिंग रेंट है ना जो बचे हुए, मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग लीज है 5 साल की, 2 साल उसके गुजर चुके हैं, 3 साल क्या हैं बाकी हैं, तो 2 साल गुजर चुके हैं, उन 2 साल के रेंट को आपने क्या बना दिया, एक्सपेंस बना दिया। लेकिन अब अगर 3 साल रिमेनिंग है तो उस 3 साल की निकाल लो क्या, प्रेजेंट वैल्यू, और उस प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को आज की डेट पे कैपिटलाइज कर दो बस। यानी 2 साल पीछे जाकर कैपिटलाइज करके और फिर डेप्रिशिएट करके यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। बस ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है किसकी, IFRS 16। तो बहरहाल तो ये स्टैंडर्ड जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करे। इफ नो ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाई व्हाट, रेट्रोस्पेक्टिव। अगर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन अवेलेबल नहीं है फिर तो क्या करना है, अप्लाई करना रेट्रोस्पेक्टिवली। फिर देखना है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आपके लिए प्रैक्टिकल है या नहीं है। अच्छा जी, जैसे हम चूज करते हैं बिटवीन रिवॉल्यूशन मॉडल टू, चूज करते हैं बिटवीन कॉस्ट मॉडल टू, ये वैसे तो क्या है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसमें एक चीज़ मौजूद है फेयर वैल्यू, वो एक तरह से आपका क्या है एस्टीमेट है। तो आप स्विच करते हैं, यानी आपने चूज़ किया है कि मैं अब अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिपोर्ट नहीं करूंगा बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट करूंगा। तो ये जो पॉलिसी है ना, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल चेंज हुआ या अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, जब आप एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो IAS 16 क्या कहता है कि उसकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्शन है वो एलिमिनेट कर दें और एसेट को रीस्टेट कर दें उसके कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पर। तो मतलब हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे, रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली। अगर हम इसको बैक डेट पे, मतलब यानी कि बात यह है कि अब तक जब स्टैंडर्ड ने ये हमें चॉइस दी हुई है कि हम कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं, और तो फिर स्टेक होल्डर को प्रीवियस फेयर वैल्यूज के अंदर कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। तो मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि हम इसको अप्लाई करते हैं
प्रोस्पेक्टिवली आज की डेट से। तो ये चीज़ आप जहन में रखें। ये आपके सामने मैंने डिस्कशन कर लिया किस हवाले से अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है और उसके चेंज को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है।